नमस्ते। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पहला क्लास है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसका मतलब होता है मुहावरे, लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें, और फ्रेजेस का मतलब हो गया वाक्यांश। ये हमारा ईडियम्स फ्रेजेस का पहला क्लास है जिसमें हम लोग ए से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। ए, ठीक है। और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे या फिर यूपीएससी के वेरियस एग्जामिनेशन हो गए, जहाँ पर ईडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाते हैं, उससे उसमें जितने भी पूछे जाने वाले जितना इडियम फ्रेजेस है, सारा का ये कंपाइलेशन है। और आज का वीडियो में हम लोग ए से जुड़े हुए शब्द को पढ़ेंगे। ए से स्टार्ट होने वाला, ए से बिगिन होने वाला जो इडियम्स है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे स्क्रीन पर ए बिग चीज़, यानी कि चीज़ का एक बड़ा टुकड़ा, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, इंपॉर्टेंट वस्तु होगा। तो ए बिग चीज़ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर पावरफुल पर्सन को बताने के लिए ये बोध होता है, ये इडियम्स का इस्तेमाल होता है। ए बिग चीज़ यानी कि अन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन इन ए ग्रुप या फिर फैमिली, किसी भी परिवार या फिर किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होगा वही कहलाया क्या, ए बिग चीज़। एक पनीर का, एक चीज़ का बड़ा टुकड़ा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, चीज़ का बड़ा टुकड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है, ए बिग चीज़ का मतलब किसी भी परिवार या किसी भी ग्रुप का, समूह का जो सबसे महत्वपूर्ण या फिर कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसी को बोलेंगे ए बिग चीज़। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अपेरेंटली हर फादर इज़ ए बिग चीज़ इन वन ऑफ द मेजर बैंक, यानी कि उसके जो पिता है वो एक बड़े से बैंक में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बिग चीज़ इन वन ऑफ द मेजर बैंक। तो उम्मीद है बिग चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इडियम है वो है ए हरकुलियन टास्क। ए हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन टास्क का मतलब होता है, हरक्यूलिस जो था उसको एक बार वो जो आसमान है उसको थामने के लिए कहा गया था। तो आसमान थामना हरक्यूलिस को दिया गया था। तो हरक्यूलिस एक बहुत, एक कह सकते हैं जिम्मेदारी वाला काम है, यानी कुछ बहुत परेशानी वाला काम, बहुत हार्ड काम कह सकते हैं, टफ टास्क कर रहा था ना। तो इसी प्रकार से ए हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है, ए टफ टास्क, एक गंभीर, एक मतलब जिसमें मेहनत का रिक्वायरमेंट होता है, वो टास्क को ही बोलेंगे क्या, हरकुलियन टास्क। यानी कि जो काफ़ी कठिन जो काम होगा, कठिन काम को ही बताने के लिए हरकुलियन टास्क नाम का इडियम्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ हरकुलियन टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पोवर्टी फ्रॉम द कंट्री, यानी कि कहा जा रहा है कि देश से जो गरीबी है वो हटाना एक तरह से क्या है, काफ़ी टफ टास्क है, काफ़ी गंभीर और कह सकते हैं मेहनत या फिर कह सकते हैं जो समय श्रम लेगा वो टास्क है। ठीक है। हरकुलियन टास्क का मतलब ए टफ टास्क। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ए क्वीर फिश। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज या अजीब फिश। ठीक है, एक अजीब मछली। तो एक तरह से कोई भी जो स्ट्रेंज पर्सन जो होता है ना, अजनबी जो होता है, उसको बताने के लिए क्या जो है एक क्वीर फिश का इस्तेमाल करते हैं। क्वीर का मतलब क्या हो गया, अनजान, अजूबा, विचित्र के सेंस में लेते हैं। तो अगर बहुत सारा एक तरह का फिश है, उसमें कोई एक अलग तरह का फिश देखने को मिल जाए तो क्या होगा, ये कहलाएगा क्या, क्वीर फिश। यानी वही स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज पर्सन को बताने के लिए हम लोग क्वीर फिश का इस्तेमाल करते हैं, इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ, आई न्यू हिज फादर एंड ही वॉज ए क्यूर फिश टू। ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है कि मैं उसके फादर को जानता हूँ और वो एक स्ट्रेंज पर्सन है, अजीब पर्सन है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी बना के ले सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस की सेंस मिले। ठीक है। हाँ। अगला जो हमारा इडियम्स है वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट जो होता है, सफ़ेद हाथी जिसको बोलते हैं, सफ़ेद हाथी जो होता है वो काफ़ी ऐसा हाथी होता है जिसमें उसको हम लोग को रखने के लिए, उसका परवरिश करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं मेहनत का काम होता है ना। कोई आराम से अफोर्ड नहीं कर सकता वाइट एलिफेंट, वो रेयर होता है। इस प्रकार से वाइट एलिफेंट का मतलब हो गया वैसा कोई भी चीज़ जो काफ़ी पैसा कॉस्टली हो, मेंटेन करने के लिए काफ़ी कॉस्टली होता है, उसी को बोलते हैं कि वाइट एलिफेंट। कोई भी चीज़ आपको मेंटेन करने के लिए अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है उसमें, तो उसको बोलेंगे ए वाइट एलिफेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, एट फर्स्ट अभिषेक वाज एक्साइटेड टू बाय पोर्से। पोर्से बाई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन बाद में पता चला कि पोर्से क्या, एक वाइट एलिफेंट, यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीदें समझ गए होंगे। अगला जो है हमारे सामने जो अगला जो इडियम्स है उसको बोलते हैं ए वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, एक सेकेंड, ए वाइल्ड गूस चेस। देखिए क्या है, तो कि जो जंगली जो बत्तख है उसको अगर कोई पकड़ने जाएगा तो क्या है, जंगल में कहीं भी इधर उधर भाग जाएगा, लेकिन वो पकड़ा नहीं पाएगा। तो ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या हो गया,
वैसा काम जिसमें आपको क्या होगा, फल नहीं मिलेगा, उस काम को बोलते हैं, आप मेहनत करते जाओ और फल नहीं मिलेगा, उस काम को बोलते हैं क्या, ए वाइल्ड गूस चेस, मतलब ए फ्रूटलेस वर्क, ठीक है, फ्रूटलेस वर्क। वैसा कोई भी काम जिसमें आपको फल ना मिलेगा, उसी को बोलते हैं क्या, ए वाइल्ड गूस चेस, इडियम्स के रूप में बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आफ्टर आवर्स स्पेंट इन वीडियो मेकिंग फॉर यूट्यूब आई रियलाइज्ड आई एम इन ए वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, बहुत सारा घंटे स्पेंड करने के बाद वीडियो बनाने के लिए, और मुझे बाद में पता चला कि एक तरह से फ्रूटलेस वर्क है, कोई मेरे मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल पा रहा, मतलब क्या, मैं एक वाइल्ड गूस चेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के रूप में यहाँ दिखाया गया, वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस वर्क के सेंस में होता है। अगला शब्द है ए वेकअप कॉल। वेकअप कॉल मतलब किसी को उठने के लिए आवाज़ देना, मतलब क्या हो जाएगा, उठने के लिए आवाज़ देना मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति को कोई भी घटना के लिए पहले सचेत करना, उठो ये होने वाला है। वेकअप कॉल मतलब उठो, सुबह हो गई, या फिर उठो ये आ रहा है वो आ रहा है, मतलब किसी चीज़ को कोई भी घटना का पहले हम लोग को वार्निंग देना, ठीक है, किसी को चेतावनी देना, वही एक तरह से क्या होता है, वेकअप कॉल होता है, ठीक है। फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एग्जाम्पल देखिए, फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो फ्लड्स जो है, जो बाढ़ आया, वो एक तरह से क्या, वेकअप कॉल है, चेतावनी है बाढ़ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, ठीक है। अगला जो इडियम्स है वो है क्या, ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू, चिड़िया की आँख का जो व्यू है उसके बारे में बात कर रहा था। चिड़िया जो होता है वो दूर से, ऊपर से एक बड़ा सा व्यू देख सकता है ना, बड़े से चीज़ों को दूर से ही ऊपर से देख सकता है। तो वही चीज़ को यहाँ बताया गया कि कोई भी ऐसा ऐसा दृश्य व्यू जो क्या काफ़ी ऊपर से एक लार्ज एरिया को देख ले, उसी को बोलेंगे क्या, ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, वी हैव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ओल्ड टाउन, ओल्ड टाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ सिटी वॉल। सिटी का जो पुराना जो सिटी का वाल है, सिटी वॉल जो है, यानी कि बड़ा सा सिटी का वाल है, दीवार है, उस पर चढ़ के व्यक्ति पूरी तरह से टाउन है, टाउन को पूरी तरह से ऊपर से देख सकता है ना, तो उसी को कहेंगे क्या, ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। अगला शब्द ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि कह सकते हैं गुलाबों का बिस्तर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो बेड ऑफ रोजेस मतलब कोई भी चीज़ जो कंफर्टेबल या इजी काम होगा उसी को बोलेंगे ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब कोई आसान और आरामदायक काम को ही बोलेंगे क्या, ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, ए बेड ऑफ रोजेस। तो यहाँ पर एग्जांपल है क्या, टीचिंग इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि टीचिंग जो है, पढ़ाना, वो क्या है, एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मैंने कंफर्टेबल और इजी काम नहीं है, इसमें मेहनत और परिश्रम भी लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला इडियम्स है ए हाउस ऑफ कार्ड। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, मतलब कार्ड जो होता है, प्लेइंग कार्ड्स या कोई भी कार्ड का घर बनाना। तो प्लेइंग कार्ड्स का अगर घर बनाएंगे तो क्या होगा, आसानी से वो टूट फूट सकता है ना, तो कह सकते हैं कि वो एक पुअर प्लान है, प्लान करके नहीं बना। कोई भी अगर पुअर प्लान का अगर हम लोग को सेंटेंस बताना है तो हम लोग ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ये इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, यानी पुअर प्लान है, प्लानिंग बढ़िया से नहीं था। देखिए एग्जाम्पल में, देयर पार्टनर बिगैन टू सस्पेक्ट दैट कंपनी वाज अ फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड, ठीक है, फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड, जो पार्टनर्स था उनको संदेह होने लगा कि कंपनी क्या है, फाइनेंशियली प्लान्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया क्या, फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि जो उसका फाइनेंसेस है वो क्या है, पुअर प्लान्ड है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सेंटेंस है ए बून और ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ए बून और ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब बून या कह सकते हैं, बून या ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद या फिर बढ़िया चीज़ होना, डिसगाइज का मतलब किसी परेशानी में किसी चीज़ का बढ़िया होना, कह सकते हैं ए बेनिफिट इन लॉस, ठीक है, लॉस किसी घाटे में नुकसान होना को ही बोलेंगे क्या, ए बून और ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलेंगे, ठीक है, ए बेनिफिट इन लॉस को ही बोलेंगे ए बून और ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एग्जाम्पल देखिए, लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज रियली, मतलब वो जॉब, वो नौकरी छोड़ना उसके लिए क्या हो गया, ब्लेसिंग्स हो गया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज रियली, यानी एक तरह से आशीर्वाद के जैसा हो गया। तो कोई परेशानी होगा उस जॉब में, उस जॉब को छोड़ने से उसको काफ़ी तरक्की करने लगा और वो उसका एफिशिएंसी बढ़ गया और उसका प्रमोशन वगैरह हो गया, तो एक तरह से वो जॉब छूटना एक तरह से डिसगाइज हो गया उसके लिए, लेकिन वो बेनिफिट हुआ बाद में जाकर। इसी प्रकार से बून और ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज का मतलब होता है ए बेनिफिट इन लॉस। अगला शब्द है ए रेड लेटर डे, यानी कि लाल अक्षर का दिन। लाल अक्षर का दिन यहाँ पर है, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षर मतलब इंपॉर्टेंट डे होगा ना, तो रेड डे का मतलब, रेड डे लेटर का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट डे का, इंपॉर्टेंट डे को यानी कि बोध कराने के लिए हम लोग रेड लेटर डे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखना है। रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया,
ए इम्पॉर्टेंट डे। देखिए क्या है, एग्जाम्पल में लेते हैं। एन इनॉग्रेशन ऑफ द फर्म वाज ए रेड लेटर फॉर मी, रेड लेटर डे फॉर मी, यानी जो फर्म था उसका जो उद्घाटन था वो मेरे लिए क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था ना, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इनॉग्रेशन ऑफ द फर्म वाज ए रेड लेटर डे फॉर मी। तो याद रखना रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट डे। अगला है ए 9 डे वंडर, यानी कि 9 दिन का आश्चर्य। 9 दिन का आश्चर्य मतलब क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला चीज़, मतलब कुछ थोड़े से समय के लिए टिकना है ना। 9 डे, 9 दिन का ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हिंदी में बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, ठीक है, फिर अंधेरी रातें, होता है ना, उसी प्रकार से 9 डे वंडर्स का मतलब हो गया जो प्लेजर फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय का जो आनंद है उसी को बोध कराने के लिए बोलते हैं 9 डे वंडर्स। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। डोंट वरी अबाउट द स्टोरी अबाउट यू इन द न्यूज़ पेपर, इट विल बी ए 9 days वंडर एंड देन पीपल विल फॉरगेट, यानी कि जो स्टोरी तुम्हारा स्टोरी जो न्यूज़ पेपर में छपा है, अच्छा या बुरा, वो क्या है उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वो क्या एक तरह से 9 डे वंडर्स है। पीपल कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे, शॉर्ट टाइम के लिए वो एक तरह से इंटरेस्टिंग है, कुछ दिन के बाद वो लोग भूल जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई टॉप करा या कुछ या कोई कहीं प्रमोशन मिल गया या किसी कहीं ऑनर मिला या अवार्ड मिला तो न्यूज़पेपर में छपता है, तो न्यूज़पेपर में छपता है तो वो उससे क्या एक तरह से प्लेजर मिलता है, खुशी मिलता है व्यक्ति को, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, फिर कुछ दिन के बाद वो लोग भूल जाएंगे ना। तो वही बताने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो न्यूज़पेपर में छपा जो है न्यूज़ तुम्हारे बारे में, वो क्या है 9 days वंडर है, ठीक है, शॉर्ट टाइम का प्लेजर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन इसमें क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ ना जो व्यक्ति काफ़ी समय से उसकी डिमांड कर रहा हो, काफ़ी समय से जिसका डिमांड कर रहा हो उसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। जैसे कि एग्जामिनेशन सिस्टम हैज़ लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो परीक्षा प्रणाली है, वो काफ़ी दिन से उसमें जो है बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, मतलब काफ़ी दिन से लोग उसमें आर्ग्यू कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम सही नहीं है, सही है, गलत है, इसका बारे में चर्चा हो रहा है काफ़ी दिन से। तो वैसा कोई भी चीज़ जिसके बारे में पीपल जो है काफ़ी दिन से चर्चा कर रहा है, उसके विरोध में बोल रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। अगला शब्द है लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ मतलब अगर शब्द के अनुसार जाए तो लेम मतलब बेकार, लंगड़ा, लंगड़ा बहाना, उसी के सेंस में बोलते हैं। तो लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड लाई, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ऐसा झूठ हो सकता है, ऐसा झूठ बोल, ऐसा भी कोई कारण हो सकता है। तो कोई भी लेम एक्सक्यूज़ का मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड लाई। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू शुड नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस टू अवॉइड वर्क, तुमको लेम एक्सक्यूज़ नहीं देना है, अनएक्सपेक्टेड लाइज नहीं बोलना है, ऐसा झूठ मतलब ऐसा बहाना नहीं देना है जो विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के में ये बताने की कोशिश की गई है। अगला है लाफिंग स्टॉक। देखिए लाफिंग स्टॉक क्या होता है, कोई भी ऐसा कोई फुल्लिश यानी कोई मूर्खतापूर्ण काम कोई कर दिया या हो रहा है और आप या मूर्खतापूर्ण है वो और आप हंसना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आपको पूरा काफ़ी हंसी आ रहा है लेकिन फिर भी आप रोक रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन होता है उसी को बोलते हैं क्या, लाफिंग स्टॉक। मतलब आपको हंसी आ रहा है लेकिन आप हंसी को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं लाफिंग स्टॉक, ठीक है। देखिए क्या है, सम वन और समथिंग दैट सीम्स स्टूपिड और सिली स्पेशली बाय ट्राइंग टू बी सीरियस और इंपॉर्टेंट नॉट सक्सीडिंग, उसी को बोलेंगे क्या, लाफिंग स्टॉक। यानी कि सी वाज लाफिंग स्टॉक ऑफ हर क्लास, वो जो है अपने क्लास के लिए लाफिंग स्टॉक थी। अगला है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक मतलब मुर्गा और एक बुल यानी कि जो सांड है उसकी कहानी। तो मुर्गी और सांड की कहानी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये एक ऐसा स्टोरी होता है जिसमें क्या है, ऐसा स्टोरी है जो सही नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर बात करें एक मुर्गी और सांड की लड़ाई हो रही है तो ये कोई कहानी मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन नहीं है वो क्या कोई सेंस में ट्रू हो सकता है, ट्रू नहीं हो सकता है ना। तो वैसा कोई भी कहानी या कोई भी एक्सप्लेनेशन, जवाब या फिर किसी की घोषणा, ठीक है, वो जो सही नहीं होगा, जान रहे हैं सही नहीं होगा, उसी को बोलते हैं क्या, एक कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, ही गेव मी सेम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग टू बी एट हिज कजिन मैरिज पार्टी। मतलब वो क्या किया, जो पुराना जो मतलब वो एक हमको एक ऐसा बहाना दिया कि वो क्या कज़िन का जो मैरिज पार्टी में था, ठीक है,
ऐसा बहाना दिया कि वो कज़िन के मैरिज के पार्टी में था, वो हमेशा इस तरह का बहाना देता था, तो बहाना देता है तो व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये झूठ का बहाना दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो झूठ के बहाने के बारे में बात करें, जो ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा कहानी, ऐसा एक्सक्यूज़ जिससे विश्वास नहीं किया जा सकता ना, उसी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अगला है ए ब्लैक शिप। ब्लैक शिप क्या होता है, देखिए ब्लैक शिप का मतलब होता है वैसा कोई व्यक्ति ना जो अपने परिवारजन के जितने परिवारजन उस उनके द्वारा वो उनको खराब मान लिया गया है, खराब मान लिया गया, उसी को बोलते हैं ब्लैक शिप, ठीक है। खराब मान लिया गया है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे भेड़ है, उसमें एक काला भेड़ है, इसका मतलब काला भेड़ जो है जितने ये भेड़ों के बीच में क्या एक तरह से नकारा गलत माना जाएगा ना, तो वही ब्लैक शिप का मतलब होगा कि अपने फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत मान लिया गया उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। देखिए क्या, लालू वॉज द ब्लैक शिप, ही रैन एट हिज 16 टू बिकम एन एक्टर एंड हिज पेरेंट्स नेवर फॉरगिव हिम। तो एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है कि लालू जो है वो अपने फैमिली के लिए एक ब्लैक शिप है, क्योंकि वो 16 ईयर्स में ही मतलब घर से चला गया था एक्टर बनने के लिए, और उनके जो पेरेंट्स है उसको दोबारा फिर कभी माफ़ नहीं किए। तो ये एक तरह से लालू क्या हो गया, ब्लैक शिप हो गया, उसके फैमिली वाले उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं ना। तो ब्लैक शिप का मतलब वही होता है समवन हु इज़ थॉट टू बी बैड पर्सन बाय द रेस्ट ऑफ देयर फैमिली। अगला है रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या होता है, जब बारिश होता है, बरसात के समय में क्या होता है, व्यक्ति का जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, यानी जो जिसके लिए जिस तरह से वो क्या करता है, चीज़ों को कमाता है, पैसा लाता है, उसका कम ही हो जाता है, क्योंकि रेनी डेज है उसमें कमाई नहीं हो पाता, और उस समय ही ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो रेनी डे का मतलब वही होता है वैसा समय ना जिस समय व्यक्ति को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होता है, उस समय को बोलते हैं रेनी डे, ठीक है। राजू हैड सेव्ड सम मनी फॉर ए रेनी डे। राजू जो है कुछ मनी को बचा कर रखा है अपने वैसे समय के लिए जब उसको मनी का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि ज़रूरत वाला दिन को हम लोग बोल सकते हैं रेनी डे। रेनी डे में क्या होता है, व्यक्ति कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकता, खाने पीने का भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा की आवश्यकता पड़ता है ना। रेनी डे का मतलब वही होता है। अगला है कुको इन द नेस्ट। कुको इन द नेस्ट, कुको मतलब क्या होता है, कोयल। तो घोंसले में कुको, तो यहाँ पर इसका मतलब कहता है ऐसा कोई भी व्यक्ति ग्रुप में ना जो ग्रुप में है लेकिन उसको कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, उसको कोई चाहता नहीं है, तो वो हो गया क्या, एक कुको इन द नेस्ट, घोंसले में कोयल, ठीक है। उसी को बोध कराने के लिए बोलते हैं क्या, कुको इन द नेस्ट का मतलब होता है समवन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल बट नॉट लाइक्ड बाय देम। देखिए इन द ग्रुप ऑफ पारुल, पारुल के समूह में उसका जो भाई है वो क्या है, कुको इन द नेस्ट है, मतलब उसको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब क्या है यहाँ पर स्काई, और बोल्ट का मतलब थंडरस्टॉर्म के सेंस में ले सकते हैं, मतलब कोई भी जो आसमान से जो बिजली गिरता है वो कहा जा रहा है। तो आसमान से बिजली गिरता है, अचानक से गिरता है ना, अचानक से चीज़ हो जाता है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब वही होता है कोई भी ऐसा चीज़ ना जो अचानक से हो जाए, जो एक्सपेक्टेड नहीं हो, अचानक से हो जाए, तुरंत हो जाए, उसी को बोलते हैं क्या, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन्स सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, उसी को बोलेंगे क्या, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या, द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि जो कंपनी का चेयरमैन था या जिस चीज़ का चेयरमैन था, वो उसका जो रेजिग्नेशन है, रिज़ाइन जो दिया गया उस चेयरमैन के द्वारा, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो अनएक्सपेक्टेड था, कोई सोचा भी नहीं था कि वो रिज़ाइन दे देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सही मौसम वाला दोस्त, मतलब जब आपका मौसम सही रहेगा, आपका दिन सही चलेगा, उस समय आपकी दोस्ती रहेगी, और दिन आपका ख़राब चलेगा तब आपकी दोस्ती नहीं रहेगी, इस सेंस में बोला जा रहा था। ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा दोस्त ना जो आपके साथ दोस्ती बना रहेगा जब आपका दिन सही चलेगा, लेकिन आपको फिर त्याग देगा, दोस्ती तोड़ देगा, आपसे बात करना छोड़ देगा जब आपका क्या होगा, आप किसी परेशानी में होंगे या कभी कोई ट्रबल में होंगे तब वो, तो उस तरह के फ्रेंड को बोला जाता है ए फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, आई थॉट दैट सौरभ एंड आई हैड अ स्ट्रांग फ्रेंडशिप बट ही वाज आल्सो जस्ट एन अनदर फेयर वेदर फ्रेंड। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ए लिटमस टेस्ट। यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है, ए लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट मतलब क्या होता है, वैसा टेस्ट ना जिसमें चीज़ क्या हो जाए, पुख्ता हो जाए, चीज़ पुख्ता हो जाए। लिटमस जो होता है, अगर आप विज्ञान पढ़े होंगे, क्लास 10th में साइंस पढ़े होंगे तो पता है एक लिटमस टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एसिड और बेस को चेक करते हैं। तो ब्लू लिटमस अगर रेड हो गया तो वो क्या बता देगा, वो क्या हो जाएगा, वो एसिड होगा। अगर
रेड लिटमस ब्लू हो गया तो वो बेस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लिटमस टेस्ट क्या होता है, ऐसा मेथड ना जो किसी चीज़ को साबित करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्लियरली प्रूफ समथिंग, उसको उसी को बोलते हैं क्या, लिटमस टेस्ट। ऐसा मेथड जो किसी चीज़ को साबित करने के लिए इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं क्या, लिटमस टेस्ट। देखिए क्या एग्जाम्पल में, द प्रेसिडेंट्स पॉलिसी ऑन अबॉर्शन इज रिगार्डेड एज ए लिटमस टेस्ट ऑफ हिज व्यू ऑन वुमेन्स राइट। जो प्रेसिडेंट का जो पॉलिसी होगा अबॉर्शन को लेकर, वो कैसे क्या होगा कि प्रेसिडेंट कैसे सोचते हैं वुमेन्स राइट के बारे में, वुमेन्स के राइट के बारे में उनका क्या विचार है, वो पता चल जाएगा कि वो कैसे जो अबॉर्शन को का पॉलिसी को कैसे फ्रेम करते हैं, उसी से पता चल जाएगा क्या होगा, वो कैसा विचार रखते हैं। तो ये जो अबॉर्शन पॉलिसी एक तरह से क्या होगा, लिटमस टेस्ट होगा प्रेसिडेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ए फूल्स पैराडाइज, यानी कि फूल्स का मतलब हो गया मूर्खों का क्या जन्नत कर सकते हैं या फिर स्वर्ग कर सकते हैं, या फूल्स पैराडाइज इस सेंस में मतलब निकल गया। लेकिन होता क्या है, इसका एक्चुअल मतलब होता है क्या, वैसा मतलब कोई भी व्यक्ति जो मूर्खतापूर्ण काम किया, अपने मूर्खतापूर्ण काम में ही वो क्या खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो उस चीज़ को बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। ठीक है, देखिए क्या, नेहा इंडीड लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज एज सी ऑलवेज ड्रीम्स अबाउट मेकिंग ए ह्यूज फॉर्चून ओवरनाइट। मतलब क्या, नेहा जो है हमेशा वो फूल्स पैराडाइज में रहती है, क्योंकि वो हमेशा सोचती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा मिल जाए या फिर भाग्य मिल जाएगा रातों रात एकाएक। तो वो क्या एक तरह से फूल्स पैराडाइज है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ए डेड लेटर। डेड लेटर मतलब ऐसा लेटर जो डेड हो चुका है। तो बेसिकली ए डेड लेटर क्या होता है, वैसा कोई भी नियम या फिर ऑर्डर जो क्या है ना जो लागू तो जो चल तो रहा है लेकिन लोग उसको मानते नहीं या फिर लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, वैसे ही नियम्स को या फिर एग्रीमेंट को, ऐसे ही लॉ को क्या बोलते हैं, ए डेड लेटर। देखिए, एन एग्रीमेंट और लॉ विच स्टिल एग्जिस्ट बट विच पीपल डू ओबे और विच इज़ नॉट इफेक्टिव एनीमोर। मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या लॉ जो अभी भी चल रहा है लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं या फिर वो अब काम में नहीं आता, इस्तेमाल नहीं होता, उसी को बोलते हैं क्या, ए डेड लेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, द सीज फायर एग्रीमेंट वाज अ डेड लेटर एज सुन एज इट वाज साइंड नीदर साइड हैड एनी इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है लायंस शेयर। लायंस शेयर यानी कि बहुत बड़ा, लायंस का मतलब एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लायंस का मतलब काफ़ी, लायंस को हम लोग एक तरह से इम्पॉर्टेंट मानते हैं ना, एक मतलब जंगल का राजा है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। और शेयर का मतलब टुकड़ा, यानी कि लायन शेयर, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा या फिर सबसे जो कारगर पार्ट है किसी चीज़ का, उसी को बोलेंगे लायन शेयर। इंपॉर्टेंट पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट को ही बोलेंगे क्या, लायन शेयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए क्या, लायन शेयर्स ऑफ द म्यूजियम बजट गोस ऑन द स्पेशल एग्जीबिशन। तो जो म्यूजियम का जो बजट मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है, तो जो स्पेशल एग्जीबिशन करते हैं म्यूजियम में उसमें ज़्यादा खर्च होता है। तो लायंस शेयर का मतलब यहाँ क्या, बड़ा सा इंपॉर्टेंट या फिर लार्जेस्ट पार्ट को बोध कराने के लिए। तो याद रखना, लायंस शेयर का मतलब क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्ट और मोस्ट ऑफ द समथिंग, किसी चीज़ का सबसे अधिक पार्ट को ही बोलेंगे क्या, लायंस शेयर। अगला है ए टॉल टॉक। ए टॉल टॉक यानी कि लंबी बातचीत, लंबी बातचीत, टॉल टॉक्स यानी लंबी बातचीत यहाँ का सेंस में, लेकिन टॉल टॉक्स का मतलब ऊंचा बात, यानी कि क्या हो गया, टॉल टॉक्स का मतलब क्या, बोस्टिंग, यानी कि कोई व्यक्ति अपने बारे में काफ़ी बड़ा बड़ा बोल रहा है, बड़ा बड़ा बोल रहा है, यानी कि टॉल मतलब बड़ा बड़ा बोल रहा है। ठीक है, तो टॉल टॉक्स का मतलब, टॉल टॉक का मतलब क्या हो गया, बोस्टिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में वो बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसी को बोलेंगे ए टॉल टॉक्स। ठीक है, देखिए क्या, फरहान हैज़ सच ए हैबिट ऑफ इंडल्जिंग इन ए टॉल टॉक दैट एवरीबडी लिसन्स टू हिम बट नो बडी बिलीव्स हिम। यानी कि फरहान जो होता है उसका ऐसा आदत है कि वो बार बार अपने आप का बढ़ा चढ़ा के बोलता है, इस तरह से बोलता है कि सभी लोग सुनते तो है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जानता है कि वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है। ठीक है, अगला शब्द ए अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड यानी कि जो पक्षी जो होता है, उस पक्षी क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी उठकर जो चहचहाने लगता है। तो अर्ली बर्ड के सेंस में मतलब क्या, जो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, अर्ली बर्ड्स। समवन हु गेट्स अप और अराइव्स अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसा कोई व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता हो और या फिर जल्दी सुबह में कहीं पर पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, अर्ली बर्ड। ठीक है, तो पीपल इन द विलेज आर अर्ली बर्ड। गाँव के लोग क्या होते हैं, अर्ली बर्ड होते हैं, सुबह उठ जाते हैं ना, तो गाँव के लोग क्या हो गए, अर्ली बर्ड हो गए। अगला शब्द ओल्ड फ्लेम। एंड ओल्ड फ्लेम, अगला शब्द क्या है, ओल्ड यानी कि पुरानी आग के सेंस में यहाँ पर लिया गया। एंड ओल्ड फ्लेम, ठीक है, पुरानी आग, इसका मतलब क्या हो गया, पुरानी आग किस चीज़ को लेकर हो गया, तो लॉन्ग टाइम लव।
लॉन्ग टाइम लव जो है उसके सेंस में है यहाँ पर एन ओल्ड फ्लेम, ठीक है, पुरानी आग है, ठीक है। तो राहुल मेट हिज ओल्ड फ्लेम, राहुल मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द मार्केट यस्टरडे, कल उनका जो राहुल का जो लॉन्ग टाइम लव है वो मार्केट में मिला। बट प्रूडेंटली, जानबूझकर, ही अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट, प्रूडेंटली ही प्रूडेंटली अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट, ये हो गया, ठीक है, ओल्ड फ्लेम, लॉन्ग टाइम लव, ठीक है, ये याद रखना। अगला है आयरन विल, यानी कि लोहे के जैसा इच्छा शक्ति। लोहे का इच्छा शक्ति मतलब क्या, एक तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसी को बोलेंगे क्या, एन आयरन विल। स्ट्रॉन्ग विल पावर को बताने के लिए इस्तेमाल होता है क्या, एन आयरन विल। हिंदी बोले तो दृढ़ इच्छा शक्ति बोलेंगे, या फिर वही आयरन विल, लोहे का इच्छा शक्ति, ठीक है। तो एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। एग्जाम्पल में देखिए, हैव एन आयरन विल, डिसाइड एंड डू, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर रखो, निर्णय लो और काम करो, ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। अगला है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब पुराना सर, ठीक है, किसी मतलब कम उम्र का कंधे पे। इसका मतलब क्या हो गया, पुराना हेड मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी, छोटे से कंधे पे मतलब कम उम्र में ज़्यादा जिम्मेदारी मिल जाना ही कहलाया क्या, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ठीक है। कोई भी वैसा जो व्यक्ति जो है अपने उम्र से पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ठीक है। अगर वो जितना मतलब कम उम्र में मैच्योर होना को ही बोलते सकते हैं क्या, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर बोल सकते हैं। देखिए क्या है, विवेक इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। विवेक जो है क्या है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर है, एज ही टीचेस मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 25। देखिए विवेक जो है वो यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं 25 साल की उम्र में पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या, 25 साल की उम्र में उनको यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी मिल गया, मतलब 25 साल की उम्र में कम उम्र में ही उनको क्या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का बड़ा सा जिम्मेदारी मिल गया, मैच्योरिटी मिल गया। तो ये एक तरह से एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर का एग्जाम्पल होगा। अगला है शब्द एन आई वाश यानी कि सिर्फ आंख धो लेना का मतलब क्या, कोई भी चीज़ का सिर्फ खाना पूर्ति करना। आई वाश का मतलब क्या हो गया, बस प्रिटेंस करना, मतलब खाना पूर्ति करना। एग्जाम्पल देखिए, होल इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एन आई वाश एज नो वन हेल्ड गिल्टी, मतलब पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, जांच पड़ताल किया गया, वो सिर्फ क्या एक तरह से खाना पूर्ति था, नहीं आई वाश था, क्योंकि उसमें किसी को गिल्टी नहीं पाया गया, ठीक है। तो एन आई वाश का मतलब क्या हो गया, ए प्रिटेंस। अगला शब्द एन ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो खुला है। ओपन सीक्रेट मतलब क्या, जो सभी को पता होगा, उसी को बोलेंगे क्या, ओपन सीक्रेट, यानी कि ऑलरेडी नोन, जो पहले से पता है उसको बताने के लिए, उसी के लिए हम लोग ईडीएम का इस्तेमाल करते हैं, ओपन सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओपन सीक्रेट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़, ऐसा चीज़ जो पहले लोगों को पता हो। देखिए एग्जाम्पल है क्या, इट इज एन ओपन सीक्रेट अराउंड द ऑफिस दैट दे आर इन अफेयर, ठीक है। तो ये ऑफिस में सभी को पता है कि दे आर इन अफेयर, तो यानी सभी को पता है, ऑलरेडी नोन है, उसी का बोध कराने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओपन सीक्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला शब्द है एन हेयर ब्रीथ स्केप। हेयर ब्रीथ स्केप जो बाल होता है, बाल का जो चौड़ाई है वैसा उस तरह का स्केप, उस तरह का बचाव, मतलब क्या एक तरह से वेरी नैरो स्केप हो गया ना, बहुत छोटे से समय के लिए बचा है, उसी को बोलेंगे क्या, वेरी नैरो स्केप बोलेंगे, या फिर एन उसका जगह पे हम लोग फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे एन हेयर ब्रीथ स्केप, ठीक है। देखिए क्या एग्जाम्पल में देखते हैं, ही हैड ए हेयर ब्रीथ स्केप when his bike skid on the oil drenched road, यानी कि ऑयल ड्रेंच रोड था, उसमें उसका बाइक क्या कर गया, स्कीड कर गया, और वो थोड़ा सा हल्का सा बच गया, हल्का सा के लिए बच गया जब उसका जो बाइक है वो स्कीड किया था तेल वाले रोड में, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा स्कीड करता तो हो सकता है कोई दुर्घटना घट सकता था, तो एक नैरोली बचाना, वो बहुत छोटे समय के लिए बचा, बहुत से छोटे से चीज़ के लिए बच गया ना, तो उसी को इस्तेमाल करते हैं एन हेयर ब्रीथ स्केप, यानी कि वेरी नैरो स्केप। अगला शब्द एट लॉस का मतलब क्या, कि ऐसा चीज़, यहाँ पर देखिए क्या है, नॉट टू नो व्हाट टू से और डू। एट लॉस का मतलब क्या, एट लॉस मतलब कमी है, क्या चीज़ कमी है, या तो ऐसा सिचुएशन ना जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है या फिर कर नहीं पा रहा है, उस सिचुएशन को बोलेंगे एट लॉस, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ घटना घट गया, ऐसा हो गया जिसमें क्या है, व्यक्ति ना तो कुछ बोल पा रहा ना कर पा रहा, उस सिचुएशन को बोलेंगे एट लॉस।
देखिए एग्जाम्पल, आई एम एट लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू, मतलब मैं अभी ऐसा सिचुएशन में हूँ कि मैं कह नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता कि तुमको कैसे मदद करूँ, ठीक है, इस सेंस में ऐसा एग्जाम्पल है। आई एम एट लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। एट लॉस का मतलब क्या हो गया, नॉट टू नो व्हाट टू डू और से। अगला शब्द है एट वंस फिंगर टिप एंड एंड। एट वंस फिंगर टिप्स एंड एंड, इसका मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति के उंगलियों के जो किनारा है उस पे होना, मतलब क्या, कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के उंगलियों पे हो जाए, इसका मतलब क्या, वो एक्सपर्ट होगा ना, किसी चीज़ को अपनी उंगलियों में कर लेना, मतलब उस चीज़ पे क्या वो एक्सपर्ट होगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, तो उसको बताने के लिए इडियम का इस्तेमाल करते हैं एट वंस फिंगर टिप और एंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री आर एट माई फिंगर टिप्स एंड एंड, मतलब हिस्ट्री का, इतिहास का जितना भी टॉपिक्स है सब क्या है, मेरा फिंगर टिप पे है, मतलब उंगलियों पे है। इसका मतलब क्या, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का जितना टॉपिक है सब पे क्या उसका एक्सपर्टीज है, कमांड कर लिया पूरा। आगे बढ़ते हैं, अगला एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड, लॉगर्स हेड का मतलब होता है किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में होना, स्ट्रगल में होना। लॉगर्स, लॉग का जो हेड होता है लॉगर्स, उसका हेड, यानी किसी चीज़ के साथ ये टकराएगा ना जाकर, भिड़ंत होगा। तो लॉगर्स हेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल होना, कन्फ्लिक्ट होना, उसी को बोलेंगे क्या, एट लॉगर्स हेड। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कांग्रेस इज ऑलवेज एट लॉगर हेड विद द बीजेपी। बीजेपी और कांग्रेस का हमेशा भिड़ंत होते रहता है, कभी इस पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इस प्रकार से जो हमेशा वो लोग कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल बढ़िया होगा एट लॉगर्स हेड का। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है क्या, एट एट वंस विट एंड। एट वंस विट एंड का मतलब क्या, कोई व्यक्ति अगर कंफ्यूज्ड है या फिर वरीड है, उस तरह के सिचुएशन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं एट वंस वेट इन, ठीक है, वरीड या फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। एट वंस वेट इन का मतलब वरीड या फिर कन्फ्यूज्ड या कन्फ्यूजन में कर सकते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, आई हैव ए प्रॉब्लम दैट दैट हैज़ मी एट विट्स एंड एंड आई एम होपिंग यू कैन हेल्प, यू कैन हेल्प, मतलब मुझे परेशानी है जो मेरे लिए क्या है, कन्फ्यूज़न या इसके लिए वरीड है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बना दिया गया एट वंस वेट इन का इस्तेमाल करके। आगे एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अचानक से, बिना सोचे समझे, बिना कोई तैयारी का, उसी चीज़ को बोलते हैं एट रैंडम, मतलब अनसिस्टमेटिकली, जो तैयार नहीं है पहले से, ठीक है, उसी को बोलेंगे एट रैंडम। चूज ए कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द डेक, मतलब बिना देखे ऐसे ही मन मर्जी से कोई एक कार्ड उठा लो। एट रैंडम का मतलब होता है बिना मर्जी से, अनसिस्टमेटिकली, कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से तुमको जो उठाना उठा लो, वही तो अनसिस्टमेटिकली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एट रैंडम बोलते हैं। अगला शब्द है एट ए स्टोन्स थ्रू। एट ए स्टोन थ्रू मतलब एक पत्थर के दूरी पर है। एट एक पत्थर की दूरी मतलब क्या, जो काफ़ी नज़दीक होगा, ठीक है, काफ़ी कम दूरी पे होगा, काफ़ी कम दूरी पे होगा, यानी पत्थर फेंके तुरंत पहुंच गया, मतलब पत्थर फेंके जो जो चीज़ आया वही का बोध कराना, मतलब क्या काफ़ी नज़दीक में होगा तब ना पत्थर फेंका हो तो पहुंच गया वहाँ पर। तो एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है क्या, छोटे डिस्टेंस पे, एट ए लिटिल डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखिए, सिद्धि विनायक मंदिर इज एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से जो सिद्धि विनायक मंदिर है वो एक पत्थर की दूरी पे, एक पत्थर फेंकने की दूरी पे है, ठीक है, एट ए स्टोन्स थ्रो। एक हल्का सा पत्थर फेंकेंगे, जहाँ गिरेगा वहीं क्या हो गया, क्या सिद्धि विनायक मंदिर है मेरे घर से लेकर। तो मतलब क्या हो गया, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब एट ए लिटिल डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या हो गया, हैट जो है टोपी, टोपी को ड्रॉप करने तक। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम ना जो आसान होगा, बिना प्रिपरेशन का किया जा सकता है। अगर आपको टोपी हैट को गिराना, तो क्या हैट के लिए, हैट को ड्रॉप करने के लिए आपको कोई तैयारी नहीं होगा, हैट उठाएंगे तो गिरा देंगे, आसान काम है, कोई तैयारी का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है वैसा कोई भी चीज़ दैट यू डू समथिंग ईजिली एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसी को बोलेंगे क्या, एट द ड्रॉप ऑफ हैट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वी आर ऑल पैक्ड एंड रेडी टू गो एंड वी कैन लीव एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब हम तैयार है, पूरी तरह से पैक्ड किया हुआ है, अब हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉप ऑफ हैट कर सकते हैं हम लोग, मतलब वी कैन लीव एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब कभी भी हम लोग आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द एट सी। अगर आप समुद्र में होते हैं तो क्या चारों तरफ देखेंगे, कुछ दिखेगा नहीं, कन्फ्यूजन होगा। तो एट सी का मतलब क्या होता है, टू बी कन्फ्यूज्ड। एट सी का मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज, याद रखना है, एट सी का मतलब टू बी कन्फ्यूज। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही वॉज एट सी वेन ही सॉ द क्वेश्चन पेपर। जब वो क्वेश्चन पेपर को देखा
तो क्या हो गया, समुद्र में चला गया, मतलब कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन पेपर देख के। ठीक है, ये सभी के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, सभी के साथ नहीं बोल सकते हैं, बहुत लोगों के साथ होता है क्वेश्चन पेपर देख के। ठीक है, अगला है एट द क्रैक ऑफ द डाउन। डाउन यानी कि जो सुबह का समय होता है ना, जब सूर्य निकलता है, हल्का सा निकला है, हल्का लालिमा जो होता है, उस समय को बोलते हैं डाउन। तो डाउन जब खिलता है ना, उसी समय को बोलते हैं एट द क्रैक ऑफ डाउन। इसका मतलब होता है बहुत ही पहले, सुबह में, मॉर्निंग में, बहुत ही सुबह, बहुत ही पहले, यानी कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग के सेंस में बोलेंगे एट द क्रैक ऑफ डाउन। मतलब सूर्य निकला भी नहीं है, सूर्य होराइजन जो है उसके नीचे ही है, लेकिन हॉरिजन से नीचे होने के बावजूद भी हल्का हल्का लालिमा दिखता है, रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है ना, तो उस समय, मतलब सुबह पूरी तरह से हुआ नहीं है, सुबह होने वाला है, उस समय सिचुएशन को बोलते हैं क्या, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर उसको इडियम से बोलते हैं एट द क्रैक ऑफ द डाउन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई गॉट अप एट द क्रैक ऑफ डाउन। ठीक है, मैंने आज क्रैक ऑफ डाउन में उठा, यानी कि वेरी, मतलब बहुत पहले, सुबह में बहुत पहले उठ गए, उसी को बोल सकते हैं आई गॉट अप एट द क्रैक ऑफ डाउन। क्रैक ऑफ डाउन मतलब वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला है एट ऑड्स। ऑड्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ एग्रीमेंट में नहीं होना, ऑड होना। ऑड का मतलब क्या, मतलब अलग होना, उसी को बोलेंगे। तो अलग होना मतलब क्या, डिसएग्री है किसी चीज़ के साथ, एग्री है तो उसके साथ इवन रहेगा, उससे आराम से एग्रीमेंट होकर चलेगा। तो ऑड है मतलब अलग है उससे, मतलब क्या, डिसएग्रीमेंट हो गया। एट ऑड्स का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, किसी के साथ अगर डिसएग्रीमेंट है, मतभेद है, उस सिचुएशन को हम लोग, उस जगह पे हम लोग एट ऑड्स का फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी आर एट ऑड्स इन द मैटर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जब बात आता है वुमेन रिजर्वेशन बिल का बात आता है ना, तब बहुत सारे पार्टियां डिसएग्री हो जाती है। ठीक है, यही एग्जांपल है इसका। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत सारा कन्फ्यूज है कि 6 को चूज़ करे या 7 को चूज़ करे, 6 को चूज़ करे या 7 को चूज़ करे, दोनों आस पास का चीज़ है ना, तो यही जो 6 और 7 चूज़ करने का जो सिचुएशन क्या हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, या फिर कह सकते हैं बैडली ऑर्गेनाइज्ड, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको बोध कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं एट सिक्सेस एंड 7, मतलब इन ए कन्फ्यूज्ड या फिर बैडली ऑर्गेनाइज या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को ही बताने के लिए हम लोग एट सिक्सेस एंड 7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन एट सिक्सेस एंड 7 इन द ऑफिस दिस वीक्स, यानी कि इस सप्ताह हम लोग क्या थे, हम लोग ऑफिस में 6 और 7 थे, मतलब बैडली ऑर्गेनाइज थे, जन्ने तन्ने इधर उधर पूरी तरह से थे। ठीक है, पूरा बिखरा के रखे थे, इस सप्ताह पूरी तरह से लोग बिखरे हुए थे या फिर कंफ्यूज थे किसी कारण से, कोई बड़ा सा इवेंट होने वाला था, लोग कंफ्यूज थे, या कोई बड़ा सा कुछ इवेंट ऐसा होने वाला था जिसमें कोई पार्टी को से एग्रीमेंट करना था, या कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, तो सारे लोग कंफ्यूज थे या बैडली ऑर्गेनाइज थे, तब उसी सिचुएशन को बोलेंगे क्या, एट सिक्सेस एंड 7। अगला एट स्टेक। स्टेक का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी चीज़, मतलब नुकसान होने का संभावना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना, उस सिचुएशन को बोलेंगे क्या, मतलब दाव पे लगा हुआ। एट स्टेक का मतलब हिंदी होता है कि दाव पे लगा हुआ। एट स्टेक का मतलब क्या, दाव पे लगा हुआ। इसका मतलब कोई भी ऐसा तैयार होना, हारने या जीतने के लिए तैयार होना, उसी को बोलेंगे एट रिस्क, उसी को बोलेंगे एट स्टेक, या एट रिस्क से बोलेंगे, या फिर बैलेंस में हैंगिंग करना। हिंदी में बता दिए, दाव पे लगा तो क्लियर हो गया होगा। एट स्टेक का मतलब क्या हो गया, रेडी टू बी विन, रेडी टू बी वोन और लॉस्ट, एट रिस्क या फिर हैंगिंग इन द बैलेंस। देखिए क्या है एग्जाम्पल, दैट्स अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, हाउ मच मनी इज एट स्टेक। पूछा जा रहा है कि वो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट था, बताओ तुम्हारा कितना मनी, पैसा स्टेक पे है, हमें दाव पे है। ठीक है, ये था एट स्टेक का एग्जाम्पल। अगला एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग, मतलब फरार है, भागा हुआ है। ठीक है, भागा हुआ है, पुलिस से या फिर किसी चीज़ से भागा हुआ है, तो एट लार्ज का मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग। तो मैनी टेररिस्ट आर एट लार्ज एंड पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे जो टेररिस्ट आतंकवादी है वो क्या, भागे हुए हैं, फरार हैं, और वो हमारे भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं एक तरह से। तो ये था एट लार्ज का एग्जाम्पल। अगला है एट द बॉटम ऑफ द लैडर, यानी कि सीढ़ी के सबसे नीचे वाला भाग। सबसे नीचे वाला भाग मतलब क्या, सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एट द बॉटम ऑफ लैडर, यानी सीढ़ी का सबसे नीचे वाला भाग, मतलब एट द लोएस्ट लेवल। बट एट द बॉटम ऑफ द लैडर का मतलब क्या हो गया, एट द लोएस्ट लेवल। देखिए क्या ना, इडियम्स फ्रेज में अगर आप शब्दों को अगर समझने की कोशिश करेंगे ना, तो शब्द जो है खुद बता देगा आपको कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इडियम्स ऑफ फ्रेजेस कोई बड़ा सा मतलब चीज़ नहीं होता है कि जो आपको रटना पड़ेगा। अगर सेंटेंसों को अगर आप बढ़िया से समझोगे ना, तो तुरंत आपको मतलब पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार शब्द को समझने की कोशिश करिए, इडियम्स का मतलब निकल जाएगा।
देखिए क्या है, मोस्ट पीपल स्टार्ट वर्क, बहुत कम ही ऐसा वर्ड होता है जिससे आपको समझ के क्लियर नहीं हो पाएगा, वो सब याद करना, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार उसको देख लोगे, पढ़ लोगे ना, तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल बात कर रहा था, मोस्ट पीपल स्टार्ट वर्क एट द बॉटम ऑफ द लैडर। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं कोई भी काम को लोएस्ट लेवल से शुरू करते हैं, लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद ऊपर जाते हैं। ठीक है, और वैसा ही करना चाहिए, डायरेक्ट ऊपर से काम, डायरेक्ट बीच से काम करना सही नहीं रहता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं, अचानक से नोव होते हैं। ठीक है, तो काम को सही से कर नहीं पाएंगे, जो नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है, फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो लोअर लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, एट द बॉटम ऑफ लैडर से स्टार्ट करना चाहिए। अगला है एट द 11th आवर। 11th आवर मतलब एकदम समय हो चुका है कोई भी चीज़ घटना का, उस समय को बोलेंगे 11th आवर। मतलब देखिए डेफिनेशन क्या है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट और अपॉर्चुनिटी, एकदम अंतिम समय में। 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम समय में। 11th आवर का मतलब अंतिम समय, मतलब एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट और अपॉर्चुनिटी को बोलेंगे क्या, एट द 11th आवर। आई वॉज शॉक्ड दैट दे रीच्ड एन एग्रीमेंट एट द 11th आवर आफ्टर अ वीक ऑफ आर्गूमेंट। यहाँ बताया जा रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया जब देखा कि एग्रीमेंट जो है वो दोनों के बीच में, जो सप्ताह से वो दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो रहा था, और वो एकदम अंतिम समय में जाकर एग्रीमेंट में पहुँचे। इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर 11th आवर, मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट और अपॉर्चुनिटी। अगला है एट ऑन द हिल्स। एट ऑन द हिल्स, अगला शब्द क्या है, एट ऑन द हिल्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, किसी के हिल्स पे चलना। ठीक, किसी के हिल्स पे चलना मतलब क्या, किसी को फॉलो करना ना। तो एट ऑन द हिल्स का मतलब होता है टू फॉलो समवन, किसी को फॉलो करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना। एट ऑन द हिल्स का मतलब क्या, एट या फिर ऑन द हिल्स का मतलब होता है किसी के पद चिन्हों पर चलना, मतलब फॉलो करना। देयर वॉज ए रेन स्टॉर्म ऑन द हिल्स ऑफ विंड स्टॉर्म, मतलब क्या, विंड स्टॉर्म को फॉलो कर रहा है कौन, विंड स्टॉर्म किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, रेन स्टॉर्म के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ऑन द हिल्स या फिर एट द हिल्स का मतलब होता है टू फॉलो समवन। अगला है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर, मतलब किसी चीज़ को दूर रखना ना, किसी चीज़ को दूर रखना, एक हाथ की दूरी पर रहो, मतलब दूर रहना भाई, तुम दूर रहना, मतलब किसी चीज़ को दूर रखना। एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया टू कीप एट अ डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही ट्राइड पॉसिबल वेज टू कीप वाइल्ड एनिमल एट आर्म्स लेंथ, मतलब जितना भी तरीका से हो सकता है वो तरीका अपनाया वो जो वाइल्ड एनिमल्स है उसको दूर रखने की। अगला है अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। कोई व्यक्ति मतलब अपने परछाई से डरना। अफ्रेड ऑफ वन शैडो मतलब परछाई से डरना, मतलब क्या हो जाए, ऐसा सिचुएशन ना जो व्यक्ति तुरंत डरने लगे, उस तरह के सिचुएशन को बोलते हैं अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। ठीक है, टू बिकम इजिली फ्राइटेंड। अफ्रेड ऑफ वन शैडो का मतलब टू बिकम इजिली फ्राइटेंड, डर जाना, आसानी से डर जाना। देखिए क्या एग्जाम्पल में, आफ्टर मोहित वॉज रॉब्ड ही वॉज इवन अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। एक बार मोहित क्या हो गया, जब मोहित जो है लुटेरे ने उसको लूट लिया, उसके बाद वो अपने परछाई से भी डरने लगा, मतलब आसानी से कोई भी चीज़ के लिए वो डरने लगा, मतलब डरपोक हो गया, मतलब डरने लगा आसानी से। ठीक है, तो समझना है अफ्रेड ऑफ वंस शैडो का मतलब हो गया टू बिकम इजिली फ्राइटेंड। अगला शब्द है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और एकदम सटीक बात करना। ठीक है, सटीक होना, उसी को बोलेंगे अबव बोर्ड। तो एग्जाम्पल देखिए, वैभव इज लाइक्ड बाय एवरीवन। वैभव जो है सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, क्यों, क्योंकि ही इज अबव बोर्ड, मतलब वो ईमानदार है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करता है। ठीक है, ईमानदार है और सीधी बात करता है, इसीलिए। ऐसे तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, जो अगर सीधी बात करेगा वो उसको लोग नापसंद ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि समय के विपरीत जाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को पर्टिकुलर टाइम में करने के लिए जल्दबाजी में होना, उसी को बोलेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। जल्दबाजी में होना, समय से आगे जाने की कोशिश करना, समय पे कोई भी चीज़ को काम को करने के लिए जल्दबाजी में होना, उसी को बोलते हैं क्या, अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, टू बी इन हरी टू डू समथिंग बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, टू बी इन हरी टू डू समथिंग बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम, इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। एग्जाम्पल देखिए, इन अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक दे रश द एक्सीडेंट विक्टिम टू हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब जो घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब अगेंस्ट द क्लॉक किसके लिए, जो एक्सीडेंट का जो विक्टिम था, पीड़ित था, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो रश, मतलब क्या कर रहे थे, अगेंस्ट द क्लॉक जा रहे थे, रेस कर रहे थे अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब जल्दबाजी में थे ताकि जल्दी समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है,
अगेंस्ट द क्लॉक का एग्जाम्पल में। अगला शब्द है एप्पल्स ऑफ समवंस आई। एप्पल्स ऑफ समवंस आई, इसको हम लोग इस सेंस में ले सकते हैं, आंखों का तारा का सेंस में ले सकते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं आंखों का तारा, मतलब क्या होता है हिंदी में मुहावरा में, बहुत प्यारा, मतलब समवन लव्ड वेरी मच, उसी को बोलेंगे क्या, एप्पल्स ऑफ वंस आई, किसी का आंखों का सेब होना। समवंस लव्ड वेरी मच हिज यंगेस्ट डाउटर वाज द एप्पल ऑफ हिज आई। ठीक है, हिज यंगेस्ट डाउटर वाज द एप्पल ऑफ हिज आई, ये इसका सेंटेंस हो गया। अगला शब्द है आस्क फॉर मून। तो चांद की डिमांड करना, मतलब चांद क्या है, काफ़ी इजीली क्या मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गया, तो मतलब कोई भी बहुत बड़ी चीज़ का डिमांड करना है, कोई बोलेंगे कि आस्क फॉर मून। ठीक है, तो टू आस्क फॉर टू मच, इसी को हम लोग बोलेंगे आस्क फॉर मून। ठीक है, चांद की डिमांड करना मतलब बहुत ज़्यादा मांग लेना। देखिए क्या है, द स्ट्राइकिंग वर्कर से दैट दे जस्ट वांट टू पेड व्हाट दे वेयर वर्थ, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। मतलब कहा जा रहा है कि जो हड़ताल कर रहे हैं वर्कर, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मांग कर रहे हैं कि वो जितना होना चाहिए उतना ही पेड करो, वो कोई चांद नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, यही आस्क फॉर मून का सेंटेंस है यहाँ पर। अगला शब्द है एचिलिस हिल्स। एचिलिस हिल्स क्या होता है, एक छोटा सा परेशानी होता है लेकिन वो घातक हो सकता है, उसी को बोलते हैं एचिल्स हिल। ठीक है, एचिल्स हिल्स का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। एचिल्स हिल्स का मतलब क्या हो गया, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब ऐसा छोटा सा लेकिन काफ़ी खतरनाक भी जो कमजोरी है, उसी को बोलेंगे एचिल्स हिल्स। देखिए क्या है, एग्जाम्पल में, कविता इज ए गुड स्टूडेंट बट सी डिडंट स्कोर हाई इनफ ऑन द स्कॉलरशिप टेस्ट बिकॉज मैथ इज हर एचिल्स हिल्स। क्या कहा जा रहा है कि जो कविता है एक अच्छी स्टूडेंट है, अच्छी विद्यार्थी है, लेकिन क्या है वो स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। क्यों, क्योंकि उसका मैथ क्या है, कमजोरी है, छोटा सा कमजोरी है, और वही कमजोरी की वजह से क्या हुआ, स्कॉलरशिप टेस्ट वो पास नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैथ्स क्या था, उसके लिए कमजोरी था, लेकिन छोटा सा कमजोरी था मैथ्स, लेकिन वो स्कॉलरशिप में उसको पास नहीं होने दिया, इसीलिए कहा गया एचिल्स हिल। अगला ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी का चोट लगा उसमें उसको इंसल्ट कर देना, मतलब कोई भी खराब सिचुएशन में और ख़राब करना ना, तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कोई ख़राब सिचुएशन को और ख़राब करना। चोट लगा उसको तुम और मतलब अपमानित कर दिया, बदतमीजी कर दिया उसके साथ, उसको और ख़राब लगेगा ना, तो टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, उसी के सेंस में बोलेंगे ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। या फिर टू हर्ट द फीलिंग ऑफ समवन हु हैज़ ऑलरेडी बिन हर्ट, जो पहले से चोटिल है, पहले से वो दुखी है, उसको और उसके जो परेशानी को और बढ़ा देना, उसको और हर्ट करना, उसी को बोलेंगे क्या, ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। देखिए क्या है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, माई बाइक बेयरली स्टार्टेड दिस मॉर्निंग एंड टू ऐड इंसल्ट टू द इंजुरी आई गॉट ए फ्लैट टायर इन द ड्राइव वे। इसका मतलब क्या, मेरा जो बाइक है आज सुबह में बहुत ही परेशानी से, बहुत ही मतलब मुश्किल से स्टार्ट हुआ, और क्या हुआ, मेरा जो बैड सिचुएशन है उसको और भी वर्स हो गया, जब हम चलाते चलाते रास्ता में क्या हो गया, गाड़ी पंक्चर हो गया, यानी कि फ्लैट हो गया। ठीक है, तो यही हो गया एग्जाम्पल यहाँ पर इस्तेमाल किया, ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। अगला शब्द है ऐड ए न्यू फीदर्स इन ए वंस कैप, यानी किसी कैप में एक नया फीदर यानी पंख डालना। तो देखे होंगे पंख वाला टोपी जो होता है उसमें पंख लगा होता है, मतलब एक पंख लगा हुआ था, एक और पंख लगा दिए, तो एक तरह से क्या हुआ, उसमें ऑनर बढ़ गया उसका ना। तो ऐड वंस फीचर का मतलब होता है कोई नया ऑनर, एक नया पदवी हासिल करना, नया एक सम्मान हासिल करना। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे ऐड ए न्यू फीदर्स इन वंस कैप। ठीक है, टू एक्वायर ए न्यू ऑनर या डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे ऐड ए न्यू फीदर्स इन वंस कैप। एग्जाम्पल देखिए, इट्स ए रियल फीदर इन आर कैप दैट ऑल आर स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो क्या बोला गया, ये एक तरह से मेरे लिए फिर से एक नया ऑनर्स है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या लाए, डिस्टिंक्शन लाए। ठीक है, इट्स ए रियल फीदर इन आर कैप दैट ऑल आवर स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। अगला शब्द है ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना का सेंस में होगी। यहाँ पे ऐड फ्यूल टू फायर, फायर मतलब आग में और भी फ्यूल डालना। ठीक है, फ्यूल डालना मतलब आग में घी डालने का सेंस, मतलब कोई भी खराब स्थिति को और ख़राब करना। टू मेक ए मैटर ऑफ वर्स, यानी कि बिगाड़ देना, जो बिगड़ा हुआ मैटर है उसको और बिगाड़ देना, उसी को बोलेंगे कि ऐड ए फ्यूल टू फायर, मैंने आग में घी डालना। देखिए क्या एग्जाम्पल में, शाउटिंग एट ए क्राइंग चाइल्ड जस्ट ऐड ए फ्यूल टू फायर, मतलब कोई अगर बच्चा रो रहा है उसके ऊपर चिल्लाना, मतलब क्या, जस्ट एड्स ए फ्यूल टू द फायर। ठीक है, वो और चिल्लाएगा और रोएगा। ठीक है, अगला शब्द है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब
डिस्कॉर्ड मतलब परेशानी का सेब, मतलब क्या होता है, वैसा कोई भी चीज़ ना जो आपको दुखी करे या फिर आपको परेशानी में डाल दे, उसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको क्या करे, परेशानी में डाल दे या आपको दुखी कर दे, उसी को बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए एग्जाम्पल, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग 3 ब्रदर्स, एंड 3 भाइयों के बीच में क्या हुआ, जो पुरानी जो पूर्वजों का जो संपत्ति था वो उसके बीच में क्या ऐसा ऐसा चीज़ है ना जो सारे लोगों को झगड़ा का कारण बना सकता है, लोगों को दुखी कर सकता है ना, बंटवारा को लेकर। तो वही सेंस में बताया गया, एग्जाम्पल लिया गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब। ठीक है, समझ रहे हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको दुखी कर दे या आपको परेशानी में झगड़े में डाल दे, उसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगला शब्द है आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट, देखिए इसका मतलब होता है क्या, सिमिलर टू यू, आपके जैसा ही होना। ठीक है, आपके जैसा ही होना। देखिए क्या है, आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब था सिमिलर टू यू, सीइंग योर इंक्लिनेशन टूवर्ड टीचिंग, आई कैन से दैट यू आर क्लियरली अ पर्सन आफ्टर माई ओन हार्ट। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अगला शब्द है एज्यूम्स एयर। एज्यूम्स एयर, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी मतलब दिखावा करना, मतलब ऊंचा होने का दिखावा करना कि हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, वो वाला चीज़ को बोलेंगे एज्यूम्स एयर। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर ही हैज़ एज्यूम्ड एयर, मतलब वो IAS ऑफिसर बनने के बाद अपने आप को बहुत ही काफ़ी बड़ा सुपीरियर समझने लगा। ठीक है, यही बताने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। सही बात है, ऐसा हो ही जाता है, हो ही जाता है लोग, लेकिन बेसिकली IAS ऑफिसर जो होते हैं क्या सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन लोग जो बनने के बाद फिर बहुत सारे नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल था हमारा एज्यूम्स एयर का मतलब टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। उम्मीद है समझ गए होंगे और मेरे ख्याल से शब्द भी समाप्त हो रहा है। देखिए अगला शब्द है ऑल इन वन। ऑल इन वन, सभी में सब। ठीक है, ऑल इन वन मतलब पूरी तरह से, ओवरऑल, मोस्टली, सभी चीज़। ठीक है, ऑल इन वन का मतलब क्या, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, सभी चीज़, ओवरऑल या फिर मोस्टली। एग्जाम्पल देखिएगा, श्योर इट रेन्ड ऑन आवर टूर टू पारसनाथ बट ऑल इन ऑल वी हैड ए ग्रेट टाइम। कहा जा रहा है कि पारसनाथ टूर के दौरान बारिश हुआ, लेकिन ये मेरे लिए पूरी तरह से क्या है, अच्छा समय का बात था। ठीक है, अच्छा समय के बाद था, मोस्टली क्या था, अच्छा समय के बाद था, इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट किया गया, लिया गया है। उम्मीद समझ गए होंगे। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल या फिर मोस्टली। तो इडियम्स का जो शब्द है जिसमें ए से जुड़े हुए शब्द है, उस सारे को हम लोग कलेक्ट करके पढ़ लिए, और ए से जितना भी शब्द बन सकता था जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, सारा को कंपाइल करके यहाँ पर दे दिया गया है। और इसी प्रकार से BCD इस तरह करके Z तक मैं जाऊँगा, सारे जो अल्फ़ाबेट्स है उसके अकॉर्डिंग कंपाइल करके यहाँ पर आप लोगों को क्या कहता है उपलब्ध कराऊँगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं जितने भी SSC से जुड़े हुए मैटर्स है, मटेरियल है, सारा को प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और भी बढ़िया क्वालिटी के साथ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।